नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए नोट्स की एक परंपरा चला रहा हूँ। इसी क्रम में उनकी एक पुस्तक कृतिका के तीसरे पाठ का एक सामान्य परिचय आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको पहले भी मैंने बताया था कि किसी पाठ पर जो संबंधित प्रश्न उनकी तैयारी के लिए एक बार उस पाठ को पढ़कर और उससे संबंधित मूल संदर्भों को समझ लें। यह वीडियो इस तीसरे पाठ का यही एक परिचयात्मक संदर्भ है। एक बार आप पाठ को पढ़कर इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो आपको इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर सहज ही मिल जाएगा। तो आइए चलें पृष्ठभूमि में जान लें कि ये देश यात्रा वृत्तांत को या भ्रमण को या पर्यटन को बहुत पहले से ही मान्यता देता रहा है और इसे जीवन के एक सामान्य संदर्भ के रूप में लिया गया था। ये कहावत आपको याद होगी कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इस पाठ में सिक्किम के प्राकृतिक सौंदर्य का बहुआयामी चित्रण किया गया है। कैसे कैसे आइए देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ जो है मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया। इसका एक सामान्य परिचय। यह पाठ लेखिका मधु कांकरिया द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत का एक अंश है। वस्तुतः हिंदी साहित्य को संपन्न बनाने हेतु आधुनिक काल में अनेक विधाओं का सहयोग लिया गया। इनमें यात्रा वृत्तांत भी एक विधा थी। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि हिंदी साहित्य का दायरा बढ़ा, पढ़ने वालों को रुचिकर संदर्भ मिले और देश विदेश के दूर दराज क्षेत्रों की सभ्यता और संस्कृति को जानने और समझने का सुअवसर मिला। प्रसंगवश यह तथ्य ध्यान में रखें कि यात्रा वृत्तांत प्रायः पर्यटन या भ्रमण पर आधारित लेख होते हैं और पर्यटन मनोरंजन का बहुत बड़ा माध्यम बन आज इस देश में एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो चुका है। वस्तुतः सिक्किम पश्चिमोत्तर भारत के हिमालय की तलहटी में स्थित एक राज्य है जो सन 1942 में एक देश के रूप में बौद्ध भिक्षुओं की पहल पर अस्तित्व में आया माना जाता है। लगभग 325 वर्ष बाद वहां पर हुए जनमत संग्रह के बाद इसे भारत के 22वें राज्य के रूप में 23 अप्रैल 1975 को 36वें संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई और 16 मई 1975 को इसका भारत में विधिवत विलय हो गया। प्राकृतिक सौंदर्य का धनी यह राज्य मूलतः आज भी बौद्ध प्रधान मान्यता प्रधान क्षेत्र है। लेखिका ने यहाँ के गंगटोक, युमथांग और कटाओ प्रभृति स्थलों की जो रोमांच भरी यात्रा की है उसी का क्रमबद्ध विवेचन इस लेख में अंकित किया है। सांदर्भिक रूप से प्राकृतिक सौंदर्य और यात्रा के रोमांच के साथ वहाँ के जीवन संदर्भों, धार्मिक मान्यताओं, फौजियों के जीवन संघर्ष एवं इतिहास को केंद्र में रखकर इसे और भी मर्मस्पर्शी स्वरूप दिया गया है। इसके लिए सैलानियों को यात्रा करा रहे ड्राइवर कम गाइड, ध्यान रखें यही पद यूज हुआ है और ये पूछा जा सकता है, ड्राइवर कम गाइड, ये 3 नार्गे और सहयात्री मणि और कुछ स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी का उपयोग कर संदर्भों को निरंतर और भी रोचक एवं विश्वसनीय बनाया गया है। पूरा लेख व्यवस्थित कलेवर में सृजित है। आरंभ से अंत तक गंगटोक या गंगटोक, युमथांग और कटाओ से कुछ आगे तक और फिर वहां से वापसी की यात्रा का क्रमबद्ध चित्रण हुआ है। साथ ही एक रास्ता से बचने के लिए या कहें कि पाठ को रोचक बनाने के लिए अन्य प्राकृतिक संदर्भों का समावेश किया गया है। इसमें लेखिका पूरी तरह सफल रही है। यद्यपि यह सहज ही कहा जा सकता है कि पूरे पाठ पर लेखिका का संवेदनशील व्यक्तित्व तो पूरी तरह प्रभावित है, परंतु उसकी संवेदनाएं या विचार एक सामान्य सैलानी जैसे ही प्रस्तुत हुए हैं, न बलात् थोपे गए हैं और न अतिरंजित हैं। इसीलिए
यह पाठ जिस उद्देश्य से लिखा गया है उसकी सार्थक प्रस्तुत करने वाला माना जा सकता है। इसके प्रतिपाद्य के कुछ प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख निम्नवत किया जा सकता है। नंबर 1, जीवंतता। इस पाठ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह लेखिका के साथ यात्रा कर रहे गए सैलानियों के एक समूह का यात्रा वृत्तांत है। सभी के सभी खुले विचारों के प्रतीत होते हैं और परस्पर सहयोगी भी। सभी समूची यात्रा में मस्ती और रोमांच में डूबे रहते हैं। इसीलिए यह यात्रा लेखिका के लिए भी रोमांचक, सुखांत और जीवंत रही है। अन्यथा सैलानियों का पारस्परिक वैचारिक मतभेद या विचारों और मान्यताओं का अंतराल ऐसी यात्राओं को कभी कभी दुखद भी बना दिया करता है। प्राकृतिक सौंदर्य। लेख का मूलाधार सिक्किम की यात्रा के साथ हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना है। नदी, पहाड़, झरने, गिरती बर्फ, फूलों भरी वादियाँ और घाटियाँ जो मैदानी इलाकों से सर्वथा अलग परिवेश विनिर्मित करती हैं, का अवलोकन ही लेखिका और साथी सैलानियों का मूल उद्देश्य था और उसमें उन्हें आद्योपांत सफलता मिलती गई है। इसीलिए संवेदनशील लेखिका आरंभ से अंत तक आत्मविभोर होती ही चली गई है। नंबर 3, धार्मिक आस्थाएं एवं उनकी प्रासंगिकता। वैसे सिक्किम की स्थापना बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा की गई मानी जाती है और लेखिका को यत्र तत्र सर्वत्र बौद्ध मान्यताएं ही प्रभावी मिली हैं। लेकिन लेखिका की यह टिप्पणी प्रभावित करती है कि मैदान हो या पहाड़, ज्ञान विज्ञान के नूतन प्रभावों के बावजूद इस देश के लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं समान हैं। इसीलिए पाठ का शीर्षक भी उसने नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना की पंक्तियों को बनाया है। नंबर 4, स्थानीय जीवन संघर्ष। लेखिका ने यात्रा के रोमांच के मध्य स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं के परिश्रम का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। जीविका की मजबूरी इंसान से क्या कुछ करा लेती है। यह लेख इसका जीवंत दस्तावेज बन प्रस्तुत हुआ है। इसी क्रम में उसके द्वारा इनके लिए प्रस्तुत विशेषण श्रम सुंदरियां सर्वथा उपयुक्त ही माना जाएगा। साथ ही यह मान्यता भी कि ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। उल्लेखनीय है कि लेखिका ने गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा है। यहाँ बादशाह शब्द के 2 आशय माने जा सकते हैं, राजा और परिश्रमी श्रमजीवी मजदूर। दूसरा अर्थ जो हो कहीं ज़्यादा सार्थक लगता है, ये ध्यान रखें। नंबर 5, फौजियों का जीवन दर्शन। हमारे फौजी हमारे सुख शांतिपूर्ण जीवन के पूरक कहे जा सकते हैं। इनके कारण हम न केवल चैन की जिंदगी जीते हैं बल्कि निश्चित भाव से अपने सपनों को साकार करने की कोशिश भी करते हैं। लेखिका ने भारत चीन सीमा पर स्थित सैन्य चौकियों पर तैनात सैनिकों के जीवन संदर्भ और उनसे किए गए साक्षात्कार का समावेश कर इस पाठ को और भी विशिष्ट बना दिया है कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा और संरक्षा के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। कर्तव्यता का यह भाव सर्वथा संगत है। नंबर 6, स्वदेशी अनुराग। भारतीय मनीषा यह मानती रही है कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक गरिमामयी है। जितेंद्र नारगे का लेखिका के नेपाली बोलने पर खुश हो जाना या सिक्किमी युवती द्वारा स्वयं को सिक्किमी के स्थान पर इंडियन कहना इस बात का प्रमाण है कि स्वदेश का अनुराग भी किसी देश और जाति की जीवंतता का परिचायक है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाला अमृत महोत्सव वस्तुतः देश की इसी जीवंतता का पोषण कर रहा है। नंबर 7, भाषा की महत्ता। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, इसने जन जन को परस्पर आबद्ध कर वहाँ ला खड़ा किया है जहाँ इंसान संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन बैठा है। यही कारण है कि भाषा की समृद्धि किसी भी देश, जाति या समाज की समृद्धि का मूल आधार मानी जाती है। इसलिए जिंदा और महत्वाकांक्षी समाज के लिए अपनी एक निजी भाषा का होना अत्यावश्यक माना गया है। इस लेख में जितेंद्र नारगे और अन्य पात्रों के माध्यम से भाषा की यह महत्ता भी प्रतिपादित की गई है
और उसे किसी भी संस्कृत की अस्मिता का मूलाधार बताया गया है। स्थान स्थान पर स्थानीय शब्दों का प्रयोग इस लेख की गरिमा में 4 चांद लगा देता है, क्योंकि वे आंचलिकता का एहसास कराने के साथ ही सहज बोधगम्य भी हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत लेख किसी बड़े यात्रा वृत्तांत का एक अंश होकर भी प्रतिपाद्य की दृश्य परिपूर्ण एवं बहुआयामी है। यह संबंधित क्षेत्र के भौगोलिक, प्राकृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभृति न जाने कितने संदर्भों को विश्वसनीय धरातल पर उजागर कर उसे जीवंत बना देता है। और साथ ही ये भी ध्यान में रखें कि यह लेख एक किस्सा गोई पद्धति में लिखा गया है। इसमें कहानी जैसे सारे संदर्भ मिल जाते हैं, कथा, वस्तु, चरित्र, पात्र, संवाद, कथन, भाषा शैली, देश काल, वातावरण और उद्देश्य। इसीलिए यह एक विशिष्ट लेख माना जा सकता है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सूचित करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।